नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का दूसरा जो पाठ है लाख की चूड़ियाँ, उस पाठ को हम सरल भाषा में पढ़ने वाले हैं, उसके कठिन शब्दार्थ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही रुचिकर होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। देखिए, ये जो पाठ है लाख की चूड़ियाँ एक कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं कामता नाथ। लेखक जो थे वो बचपन में अपने मामा के गांव जाया करते थे। अपनी बचपन की बातें इस पाठ में बताते हैं और जो मशीनी युग के कारण बेरोज़गार हो गए उन बेरोज़गार लोगों का दर्द इस पाठ में बयां किया गया है और प्रेम, मानवीय प्रेम का भी थोड़ा सा इसमें वर्णन किया गया है। देखिए, कुछ इस प्रकार से है पाठ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो कि किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अर्थात ये अपने मामा के गांव के बदलू के बारे में बात करता है कि बदलू ही उसके मामा के गांव में सबसे अच्छा आदमी लगता था। वो इसीलिए लगता था कि वह उसे लाख की रंग बिरंगी गोली बनाकर देता था। छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें कांच की गोलियों, लाख की गोलियों से बहुत प्रेम होता है और उसको पाकर वह खुश हो जाते हैं। वैसा ही लेखक के साथ में भी हुआ। लेखक हर वर्ष गर्मी की छुट्टियों में जब भी अपने मामा के गांव जाता तो बदलू के पास जाना नहीं भूलता। वह पूरी दोपहर बदलू के पास ही मचिया पे बैठ के बातें किया करता। घंटों तक बदलू को चूड़ियाँ बनाते देखा करता। बदलू भी उससे प्रेम से लल्ला कहकर पुकारता था और उसके लिए आम और गाय के दूध की मलाई रखता था। उसे रोज़ाना 2-4 लाख की गोलियां बना करके दे दिया करता था। इसी वजह से बदलू हर वर्ष जब भी मामा के गांव जाता तो बदलू से मिलने ज़रूर जाता था। कुछ वर्षों बाद लेखक के पिता का ट्रांसफ़र होने के बाद लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा पाए और 8-10 वर्षों के बाद जब जाते हैं तो उन्हें बदलू की याद नहीं आई। अचानक एक दिन उनकी मामा की लड़की के हाथ में कांच की चूड़ी चुभ गई थी। उसको देखने के बाद, उस घटना के बाद उसे बदलू की याद आई और शाम को बदलू से मिलने जाते हैं। कुछ बातें होने के बाद में बदलू जो थे उनके अवस्था के कारण उनका शरीर ढल चुका था, वो खांसने लग गए थे और उनका मशीनी युग आने के कारण कांच की चूड़ियाँ बाज़ार में मिलने के कारण उनका धंधा बंद हो गया था। इसी तरह की बातें करते हैं। देखिए पाठ में आगे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि लेखक के मामा के गांव में बदलू था और उसे मामा कहना चाहिए, परंतु गांव के अन्य बच्चे उसे काका कहते थे। जैसे कि सभी बच्चे उसे काका कहते तो लेखक भी उन्हें काका कहकर पुकारता। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब होता है एक प्लाट, बोल दे तो ज़मीन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। बाड़े में नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। दोपहर के समय में नीम के नीचे बैठकर बदलू अपने चूड़ी बनाने का काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। पास में ही एक भट्टी रहती जिसमें लाख पिघला करके वो चूड़ियाँ बनाता। सामने एक लकड़ी की चौखट थी और उसके ऊपर लाख को मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी बनाने का काम किया करता था। अर्थात ये बदलू के काम के बारे में बताता है कि नीम के पेड़ के नीचे उसकी सारी व्यवस्थाएं थी जो उसे चूड़ी बनाने में सहयोग देती थी, चूड़ी बनाने में उसे काम करती थी। जैसे भट्टी हो गई, मचिया हो गई और चौखट हो गई, लाख की मुंगेरियाँ हो गई। आगे देखिए, पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। मुंगेरियाँ होती हैं, उसे अपनी भाषा में बोले तो लकड़ी का एक हथौड़ा सा होता है जो आगे से पतला पीछे से चौड़ा हुआ रहता है, जिस पे चूड़ियाँ जो होती हैं उन्हें आकार दिया जाता है, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरी पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरी हाथ की चूड़ी या बना चुकने के बाद वह उन पे रंग करता था। चूड़ियाँ बनाने के बाद में सारी चूड़ियों पे एक साथ वो रंग किया करता था।
यही उसकी दिनचर्या थी। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता। मच्छिया एक छोटी चारपाई होती है, एक छोटी खाट होती है जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। हुक्का जानते ही हैं कि धूम्रपान करने का एक साधन है जिसे बीच बीच में पीता रहता था। दोपहर का समय बदलू के पास ही लेखक का बीतता था। वह मुझे लल्ला कहकर पुकारता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता। अर्थात जो बदलू था लेखक से बहुत अधिक स्नेह रखता था। उसके आने पर उसे मच्छिया पे बैठा के बैठने देता, मच्छिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। रोजाना 4 से 6 जोड़ी चूड़ी बदलू बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर क्षण भर चुपचाप देखता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अपने काम को देखता। बदलू मनिहार था। पैसे से क्या था? मनिहार। चूड़ी बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैतृक का मतलब होता है खानदानी, पैसा होता है धंधा। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। खानदान से प्राप्त की हुई कला से वह अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बनाता। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता, कि पैसे नहीं लेता था चूड़ियों के बदले। क्या लेता? उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका ही प्रचलित था। वस्तु विनिमय होता है कि वस्तु के बदले पैसे न देकर क्या दी जाए, वस्तु ही दी जाए। जो पहले चलता था, लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने उसे कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। बहुत ही सीधा था और कभी जिद नहीं करता, लेकिन विवाह के अवसर पे ही जब पहले मुफ्त में चूड़ी देता, उनकी कसर निकाल लेता। विवाह में जो सुहाग का जोड़ा होता है उसका महत्व भी कुछ और होता है। उसका मोल नहीं किया जाता, अपितु उसके बदले नेग लिया जाता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया। बिगड़ने का मतलब होता है कि नाराज़ हो गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गई। बहुत मेहनत करनी पड़ी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घरवाली को सारे वस्त्र मिलते और उसके लिए पगड़ी मिलती और उसके बहुत सारे अनाज मिलता और रुपये पैसे मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह कांच की चूड़ियों से। बदलू सबसे अधिक चिढ़ रखता था कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ी दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद जाता था, अर्थात चिढ़ने लगता था। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता कि कांच की चूड़ी मत पहना करो। मुझसे तो वह घंटों बातें करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का। देखिए ये चित्र देखिए, बदलू और लेखक बैठे हैं, आपस में बतला रहे हैं। एक नीम के पेड़ के नीचे दोनों की मच्छियाँ डली हुई हैं। बदलू कहते हैं कि शहर में औरतें अपने मर्द का या मतलब अपने पति का हाथ पकड़कर सड़क पे घूमती हैं। ऐसी रीति रिवाज शहर में ही हैं। फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, न लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। जब लाख की कांच की चूड़ियों की बात आई थी तो बदलू का यह तर्क था कि कांच की चूड़ियाँ पहनने वाली के हाथ कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। अगर लाख की चूड़ी पहने तो उसमें मोच आ सकती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी गाय का दूध होता तो उन्हें गाय का दूध मलाई मार के खिलाता। मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे सबसे अच्छा लगता था वह कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। फिर रोज़ाना उसे गोली बना करके देता लाख की। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की दूर एक शहर में बदली हो गई। लेखक के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और बदली होने के कारण लेखक थोड़े 8-10 वर्षों तक मामा के गांव नहीं जा पाए और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में रुचि नहीं रही, क्योंकि ये जो काम है बच्चों का ही रहता है।
मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। विरला का मतलब किसी एक की। तब वह एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान वो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा था। शाम के समय बदलू से मिलने जाते हैं और लेखक कहते हैं, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा। बदलू जवाब देते हैं, नमस्ते भैया। मैंने नमस्ते का उत्तर दिया, मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, क्योंकि काफ़ी वर्ष बीत गए थे। लेखक कहते हैं, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक पुरानी बातें याद दिलाते हैं। बदलू फिर भी चुप रहा। उसे याद नहीं आया, मानो वह स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल का मतलब होता है अपने याददाश्त को वो सोच रहा हो। तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिनों बाद आए, गांव आए, अचानक याद आ जाते हैं। फिर लेखक कहते हैं, हाँ इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा। लेखक बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि काका आना ही नहीं हुआ। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने उधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छिया ही नजर आई, न ही भट्टी। लेखक कहते हैं कि भट्टी और मच्छिया कहाँ गई। पूछते हैं, आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लला। कि लेखक कहते कि मशीनी युग है, इसलिए कांच का प्रचार हो गया और बदलू का धंधा बंद हो गया। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव। मशीनों से कितनी ही सुंदर चूड़ियाँ बना लेते हैं। तो देखो, एक और तो मशीनी युग के फ़ायदे हैं, दूसरी तरफ ऐसे इंसान जिनका पैतृक धंधा हाथ से होता था, उनका धंधा बंद हो गया और उनकी स्थिति खराब हो गई। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। लेखक कहते हैं कि कांच खतरनाक होता है। अभी अभी मेरी मामा की लड़की के ही कलाई में घुस गया। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा, क्योंकि उम्र का प्रभाव भी हो गया था। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। अर्थात ये सारी पहचान है, ये बुढ़ापे की पहचान है, एक दुखी इंसान की पहचान है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला कि लेखक को शंका थी ना, बोलता है कि नहीं, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, मतलब मौसमी खांसी 2-3 महीनों से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। बदलू को ये भरोसा था। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा का मतलब होता है दुख। मैं देर तक सोचता रहा। फिर इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांत रहा। हाथ काटने का मतलब होता है बेरोजगार कर देना। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। और फिर और मेरी मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। कि पुरानी बातें के अनुसार उन्हें आम खिलाता है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। बचपन की सारी बातें लेखक याद करता है। गाय तो अच्छी है न काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दिए, कहाँ से खिलाता। मतलब यह है कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, पैसे तो कमाता नहीं, तो उसको खिलाता कहाँ से। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। डलिया एक टोकरी होती है। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके 4 आम एक भगत में खा जाता। बदलू कहता है कि इससे 4 गुना आम तो मैं एक बार में ही खा जाता था। तुम तो शहरी ठहरे इसलिए कुछ खाते तो हो नहीं, शौक के ही खाते हो 1-2 ही। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। कि कहते हैं कि आप पहले वाले आदमी हैं, कुछ भी कितना ही खा सकते थे। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ। उन्होंने पेड़ लगाया था और उसी वर्ष उसने आम देना चालू किया था।
बदलू बताता है, रज्जो ने 4-5 आम उंजली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के बाद मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, अर्थात उसकी बेटी की हाथों में लाख की चूड़ियाँ सुंदर लग रही थी। बदलू कहता है कि बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझे को दे रहा था, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहाँ शहर से ले आयो। कि आपको पता ही था बदलू जो चूड़े की जो कीमत होती थी वह विवाह के अवसर पर ही कसर निकालता था। तो मात्र जमींदार उसे 10 पैसा दे रहा था तो बदलू ने उसे दिया नहीं और बोला कि शहर से ले आओ। आगे देखिए, मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। आम खा लिया, बातें हो गई। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। हार तो इसलिए गया था कि उसका धंधा बंद हो गया, लेकिन स्वाभिमान इतना था कि वह अपने सिद्धांतों पे खरा उतरने वाला था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, अर्थात उसका मजबूत व्यक्तित्व था जो बहुत ही इरादों का पक्का था। भले ही उसे नुकसान उठाना पड़े, लेकिन वो कांच की चूड़ियों से वह चिढ़ता था, तो उसने कांच की चूड़ियों का व्यापार प्रारंभ ही नहीं किया। तो ये थी कहानी लाख की चूड़ियाँ। लेखक थे कामता नाथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।